एवरीवन, आप देख रहे हैं NCERT विद छाया। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 की बसंत बुक का चैप्टर 2। इस पाठ की लेखिका हैं कृष्णा सोबती जी। यह एक संस्मरण विधा में लिखा गया है। अब ये संस्मरण किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति की जीवन की यादगार घटनाओं के वर्णन को हम संस्मरण कहते हैं। लेखिका ने अपने बचपन को नई पीढ़ी के बच्चों के समक्ष प्रस्तुत किया है। लेखिका ने अपने बचपन और नई पीढ़ी के बच्चों के बचपन की तुलना की है इसमें। चलिए पाठ पढ़ना आरंभ करते हैं। तो पाठ का नाम है बचपन। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। लेखिका कहती है, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। लेखिका कहती है, मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी की उम्र की भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी की उम्र की भी, बड़ी बुआ की भी, बड़ी मौसी की भी उम्र की हो सकती हूँ। मुझे मेरे परिवार में सब लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। मतलब उम्र में सयाना, उम्र में बड़ी महसूस करती हूँ, समझदार महसूस करती हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई हूँ। शताब्दी 100 साल के समूह को शताब्दी कहते हैं। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। 10 साल के समूह को दशक कहते हैं। पहले क्राफ्ट, फिर निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। पिछले दशकों से उन्होंने इस तरह के कैटेगरी के कपड़े पहने हुए हैं। ये सारी कैटेगरी बता रही हैं जिस तरह के उन्होंने कपड़े पहने हैं। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल मतलब झालर। फ्रिल का मतलब होता है झालर। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। बालों में रंग बिरंगे रिबन मतलब फीते। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। 2 ट्यूनिस भी याद हैं, एक चॉकलेटी रंग का और अंदर कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। ये सभी ड्रेसेस की कैटेगरी हैं। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। इनकी सख्त मनाही थी, मतलब बिल्कुल मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। इतवार मतलब रविवार, संडे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। अब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। पहले जूते चमड़े के होते थे तो उनको ब्रश से, पॉलिश से चमकाना पड़ता था। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। सर्वर ये वह व्यक्ति है जिससे लेखिका अपने बचपन की यादें साझा कर रही है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, किस्म के नई तरह के। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं, कंफर्टेबल हैं पहले से ज़्यादा। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता, क्योंकि चमड़े के जूते जो होते थे वो काफ़ी हार्ड होते थे तो छाले पड़ जाते थे। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है।
जब कभी वो लोग बाहर जाते थे तो रुई ज़रूर रखते थे अपने पास। जूता अगर काटना शुरू किया, जूता अगर चुभना शुरू होता था तो वहाँ पर छाला पड़ जाता था, इसलिए वो वहाँ पर कॉटन रख लेते थे, तो जूते का चुभना बंद हो जाता था। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। शनिचर मतलब शनिवार। ऑलिव ऑयल मतलब जैतून का तेल और कैस्टर ऑयल मतलब अरंडी का तेल। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर की सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। गंध मतलब बदबू आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मेजरिंग ग्लास होते थे, उन पर निशान लगा हुआ था कि किसको कितना ml पीना है। मितली होने लगती मतलब उल्टी आने लगती थी। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। शनिवारी दवा उसे कहते हैं जो ये ऑयल पी रहे थे, उसी को शनिवारी दवा का नाम दे दिया है लेखिका ने। बोलती हैं शनिवारी दवा हम नहीं पीते तो ज़्यादा कुछ सेहत पर फ़र्क पड़ने वाला नहीं था, सेहत तो भी ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौरी समोसा पैटीज़ में बदल गया है। सैतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोको पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेट बिमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को बैंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। मॉल से हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और माल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी। पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू बहुत ही मनभावनी थी। उनकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती थी, मन को भा जाती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले खाती। शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते। ये एक सैतूत जैसा दिखने वाला फल है, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, थोड़ा सा बड़ा होता है सैतूत से, कुछ गुलाबी रस भरी कसमल सोच कर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट, ये नट्स हैं। एक और गजब की चीज़, आग पर भूने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूड़। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया तो तब भी थी, वह अब भी नज़र आती है। चने जोर गरम जो बाज़ारों में चने बेचते हैं, गाना गाते रहते हैं, वही चने जोर गरम बोल रही हैं। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है, मतलब पूरा हाथों का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटे हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर आ जाएं। पेपर का कौन बनाते हैं, उसमें चने भरते हैं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार, चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चों को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी।
रफ्तार मतलब तेजी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं। घोड़े की सवारी की है। शिमला के हर बच्चों को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था घोड़े पर सवारी करने का। हम ना जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते हैं। कमतर का मतलब है कम महत्वपूर्ण मानना। उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत। उनकी बात फिर कभी। वो ननिहाल के घोड़ों को बेहतर समझती थी क्योंकि वो हष्ट-पुष्ट और काफ़ी खूबसूरत थे। लेखिका ने कहा उनकी बात फिर कभी करेंगे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इनके संगीत में प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हों। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगीं। क्योंकि शाम हो जाती थी तो सारे शहर की लाइट जल जाती थी। तो वही बोल रही हैं, बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर भी रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। क्योंकि लाइट जलती थी तो चमक अलग ही दिखती थी। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल मतलब शोर। सर्वर ये जो जिसको कहानी सुना रही हैं, जिसको अपने बचपन के बारे में बता रही हैं, स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां उन पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेजी रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है। जो हवाई जहाज दिखता था उसको एक भारी भरकम पक्षी समझते थे, जैसे पंख फैलाकर वो उड़ रहा हो। वह देखो और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। जहाँ पर उनका पहला चश्मा बना था, वहाँ जो आँखों के डॉक्टर थे वो अंग्रेज थे, इंडियन नहीं थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ़ है। तकलीफ़ मतलब दिक्कत, कुछ परेशानी है। इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। ऐनक मतलब चश्मा। लोग उनको एडवाइस देते, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। उनको डॉक्टर ने बोला था कुछ दिन पहनोगी तो उसके बाद में आंखें ठीक हो जाएंगी, फिर चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, भरोसा दिलाया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता गया। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो आंखों की रोशनी कम होती जा रही है उनकी। तो वही बता रही हैं कि चश्मा तो नहीं उतरा, बस नंबर कम ही होता जा रहा है। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। जब उन्होंने पहली बार चश्मा लगाया तो उनके कजिन ब्रदर ने उनको चिढ़ाया कि देखो देखो ये चश्मा लगाकर
कैसी लग रही हैं? आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की मतलब दूर का दिखे। यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। लेखिका के चचेरे भाई ने लेखिका को चिढ़ाने के लिए एक शेर कहा। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की। यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की, मतलब सूरत बनी लंगूर जैसी। मैं खीजी मतलब मैं चिढ़ गई, चिल्लाई कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। उन्होंने जो शेर कहा था उनको बुरा नहीं लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। आईना मतलब शीशे के सामने, दर्पण के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, चश्मा उतारा, फिर पहनी, फिर उतारी। बार बार वो चश्मे को उतार रही थी, पहन रही थी। देखती रही। दर्पण में अपने आप को खुद को देख रही थी वो। सूरत बनी लंगूर की, नहीं। हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब, अच्छा भी और मजाकिया भी। कुछ अजीब लगा और अच्छा भी लगा और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम बा चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज मतलब सरल, सहल, आसान, सुभीते वाली मतलब आसान लगने वाली हिमाचली टोपियाँ। इसकी लेखिका हैं कृष्णा सोवती जी। आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा। प्रश्न उत्तर नेक्स्ट वीडियो में।